Hello everyone. So today your common map is there with lesson cell for class 9 students, right? So, but before going to this lesson, first I would like to address the class 9 students कि जिस तरह से आप 8th क्लास से आए हैं 9th क्लास में स्टडीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है. आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कि डिफिकल्ट है बट डिफरेंट है, इसलिए आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करके रखना है, राइट? इसके लिए सबसे पहले ये करना होता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ओवरव्यू का मतलब होता है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़नी है. क्योंकि आप सबने लेसन पढ़ लिया होगा, काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, लेकिन कई जगह आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, उसकी एग्जाम्पल्स रख लिए होंगे, और फिर कुछ लोग पीछे वाले एनसीईआरटी थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आ जाते हैं. ओके, मैम ने कहा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस रट्टे मारने शुरू कर देते हैं. फिर उसके बाद सेल डिवीजन मैम ने सिखाया था. ओके, 2 टाइप है, माइटोसिस है, मियोसिस है. फटाफट डेफिनेशन लर्न कर ली, 1-2 एग्जाम्पल्स और उसके यूजेस कर लिए, चलो चैप्टर हो गया. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ये नहीं समझ पाते कि हम कौन सा चैप्टर क्यों कर रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक क्यों कर रहे हैं, किस फॉर्म में है, कहाँ पहुँचे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो, आपके फ्रेंड की कॉलोनी है, बाहर एक मैप बना हुआ है, तो आप यहाँ पर हो, एंटर कर लो कॉलोनी में, और आपके फ्रेंड का घर यहाँ पर है. लेकिन अगर आपकी आंख में पट्टी बांध के गाड़ी में बिठा के आपको यहाँ ले आए और यहाँ आपका घर है, यहाँ आपकी एंट्री है, यहाँ आपके फ्रेंड का घर है, और यहाँ आपकी कोई बड़ी कॉमन मार्केट है, लेकिन जब आपको आंख बंद करके यहाँ बिठा दिया, फिर आंख पट्टी खोल दी, आपको नहीं पता कि आप उस कॉलोनी के किस हिस्से में हैं. लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाते हो, फिर यहाँ से घूम कर आते हो, बाद में आप रियलाइज करते हो कि मार्केट तो आपकी उधर ही है. तो मीनिंग क्या है इसका कि जब आप कॉलोनी के अंदर एंटर करते हो तो आपको पता होता है कि आप कॉलोनी के अंदर एंटर करके सेंटर से, अगर आप इस तरीके से देखें तो आप अपने लेफ्ट एक्सट्रीम में जाकर अपनी फ्रेंड के घर गए हैं, और उस कॉलोनी का एक्सट्रीम राइट लेफ्ट भी है, उस कॉलोनी का सेंटर भी है, उस कॉलोनी की एंट्री भी है, बट है लेकिन मैंने उसे अभी एक्सप्लोर नहीं किया. सेम चीज चैप्टर में होती है. स्टार्टिंग में आपको एक फ्लो चार्ट, एक ओवरव्यू लेसन का पता होना चाहिए कि जैसे इस लेसन में क्या है. इस लेसन में आपको पता होना चाहिए कि जो 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, जिसका आपने डायग्राम भी किया. सो इस चैप्टर में, इस वीडियो में सबसे पहले हम यही करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो हमें आता है हम उसे ही एक बार रिवाइज करेंगे. उसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक आता है कि द शेप ऑफ द सेल एंड अकॉर्डिंग टू इट्स द फंक्शन ऑफ द सेल, हाउ दे आर रिलेटेड. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक जब आपको ये बेसिक चीज पता लगी प्लांट सेल एनिमल सेल, फिर हम इस टॉपिक पे आने की. ये टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. मैक्सिमम चैप्टर्स में स्टार्टिंग में लिया होता है, बट इस टॉपिक को मैं इस टॉपिक के बाद में लूंगी कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, और इन सब के फंक्शंस क्या है, फिर ये पार्ट हम करेंगे. उसके बाद हम एक सेल डिवाइड कैसे करता है उसका थोड़ा सा हम जस्ट एक रिव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमारे पास नहीं है, हमने मतलब 9th क्लास में नहीं करना. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जब कभी आप चैप्टर पढ़ो, इसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लगेगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या है. अदरवाइज इज बाय डेफिनेशन इज सिंपल, वेरी सिंपल, बट हाउ टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट यू नो दिस. तो इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू ले लें, सपोज आज आप बैठे हो, आपके पास आधा घंटा टाइम है, और उस आधे घंटे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना लंबा लेसन सेल मैं कैसे करूं.
तो आप कह सकते हो कि कोई बात नहीं, आज आधा घंटा है तो मैं इस चैप्टर का प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम और अच्छे से उसका बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ ओवरव्यू लेके समझ लेती हूँ या समझ लेता हूँ। तो आपका आधा घंटा से आपको पता लगेगा कि पूरे फ्लो चार्ट में आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। फिर आपको शाम को टाइम मिलता है तब आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, 5-10 मिनट लगते हैं इसमें, तो आप कह सकते हो कि मैंने ये 2 चीजें इस चैप्टर की क्लियर कर ली। नेक्स्ट, जब आपको थोड़ा सा और टाइम मिलता है तो बेशक आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं पता, माइटोसिस मेयोसिस में भी मत चाहिए कि मुझे सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये थोड़ा लंबा और डिटेल है। तो सेल स्ट्रक्चर है क्या और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो कह दीजिए कि आज मैं 2 कंपोनेंट्स करूंगी, कल 2 और कंपोनेंट्स, और उसके बाद सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे करके तो मेरे पास 3 टॉपिक्स मेरे क्लियर हो गए। And last I will do difference between eukaryotic and eukaryotic prokaryotic cell और mitosis meiosis भी clear। So जब आप थोड़ा सा भी पार्ट करते हो एटलीस्ट आपको पता है कि आप चैप्टर के कौन से पोर्शन में हो, एंड जब आपने रिवाइज करना है तो भी आप इस फ्लो चार्ट के हिसाब से ही रिवाइज किया कीजिए। सो दिस वाज जस्ट रिव्यू हाउ टू स्टार्ट विद द स्टडीज और हाउ टू स्टार्ट विद द चैप्टर। सो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट विद एनिमल सेल। इस फ्लो चार्ट के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनिमल सेल। नाउ व्हाट इज एन एनिमल सेल? एज यू ऑल नो, ये थोड़ा सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। सो इसको हम बड़ा सा स्ट्रक्चर, राउंड मीन्स सॉर्ट ऑफ एन ओवल, इस शेप का स्ट्रक्चर बना देंगे। एंड सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और ये एक कवरिंग होती है। अगर आप देख लीजिए एग के शेल को उतार लो तो उसके अंदर जो जेली है, और जेली एक पतली सी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होती है। सो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल के सारे अंदर कंटेंट्स को होल्ड करके रखती है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हम सेल में ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेल से दूसरे सेल को लॉक करने में हेल्प करते हैं। सिंस वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल इन दिस क्लास 9। फिर सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, विच इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के बाद एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जगह जगह से टूटी होती है, और इसके बीच वाले जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, राइट। और इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के कई बार जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर एक्सटेंडेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा उसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी ये मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड हो जाती है और छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं, और ये चैनल्स कई बार साइटोप्लाज्म के भी बाहर तक जाते हैं। इट मीन्स कि दे कम्युनिकेट बिटवीन द न्यूक्लियर मटेरियल, यानी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल ऑल्सो। तो एक रास्ता, एक चैनल, एक टनल की तरह काम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऑर्गेनेली रेटिकुलम, इस एक ऑर्गेनेली को डिटेल में हम जितनी पूरी वीडियो की सीरीज बन रही है तो इस डिफरेंट सीरीज में आप हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन डिटेल में देखोगे। लेकिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि अगर इसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। हम क्या कहते हैं इसको? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ऐसे वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे RER, राइट।
उसके बाद जगह जगह आपके कई बार ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ नहीं है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ओवल गोल सा डेंस्ड सा राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये एक्चुअली RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है। सो आई विल लेबल इट ओवर हियर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर बड़े ही पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। आप इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये बहुत ही पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली दे आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी विल बी डूइंग न्यूक्लियस इन डिटेल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमेटिन नेटवर्क थोड़े से थिक और कंडेंस हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो ये पूरा का पूरा पार्ट इट इज नथिंग but it is the nucleus, it is the central part of the cell and it is the brain of the cell. Is it clear? और उसके बाद सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में थोड़े से कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, सो वी कैन राइट वैक्यूल्स। उसके बाद ऐसे ही वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स मीन्स वैक्यूल्स ऐसे होते हैं पतले से मेम्ब्रेन जैसे, छोटे जैसे होली के गुब्बारे नहीं होते गोल, पतली पतली मेम्ब्रेन और उसके अंदर पानी, उसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी सारे वेसिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। एंड लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज, मैं याद रखूँ यहाँ बना रही हूँ, ओवल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियम। और इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है इनटू मैनी फोल्ड्स। सो दिस इज नथिंग, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मीन्स कि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एक दो हम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी बना देते हैं, सी माइटोकॉन्ड्रिया, देन हियर आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। एक और स्ट्रक्चर होता है इंटरेस्टिंग जिसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। थोड़ा सा मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो कि किस तरह से ये देखो, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये दीज आर द गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, एपरेटस। देन उसके बाद इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है पूरे सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट डू वी कॉल इट एज? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म ही होता है, इट्स अ लिपिड स्ट्रक्चर जो नॉर्मली लिपिड होता है और इसके अंदर बड़े सारे सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ये सारे इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट घूमता रहता है ताकि किसी ऑर्गेनेल को कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई ग्लूकोज चाहिए हो, अमाइनो एसिड चाहिए, हार्मोन्स चाहिए हो, सो दिस द साइटोप्लाज्म व्हिच एक्ट्स एज अ मीडियम इन व्हिच एवरीथिंग इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज कि इस साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एक्चुअली ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। और न्यूक्लियर पोर की हेल्प से द न्यूक्लियस कम्युनिकेट्स विद द साइटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म से कोई भी सामान अंदर आता है तो न्यूक्लियर पोर की तरफ से आता है। सो ये जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, जस्ट इनके सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन में फर्क होता है और रिलेटिव डेंसिटी में फर्क होता है। सो यहाँ मैं इधर ही लेबल करूंगी इसको न्यूक्लियस के पास ही। हियर दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। So this is the typical structure of a typical you can say animal cell। एक और चीज होती है यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा ऐसे आके थोड़ा स्ट्रक्चर बनाती हूँ। सी ये इसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली स्केलेटन का काम करते हैं, सेल के अंदर स्केलेटन का काम करते हैं और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स।
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ये एक्चुअली सेल के अंदर एक थोड़ा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो एक स्ट्रक्चर देते हैं सेल को, जैसे हमारी बॉडी में हमारी बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं, इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इस सेल को प्रॉपर स्ट्रक्चर देती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ देखिए, these structures they help in the cell division, और इनको हम कहते हैं सेंट्रिओल्स। सेंट्रिओल्स भी कहते हैं, और या फिर सेंट्रोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सेल डिवीजन में काम आते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एनिमल सेल. So next we are going to do the plant cell, right?